हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, आप सभी को नमस्ते। और कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई लिखाई सब चल रही होगी। आप लोगों का बिजनेस का पेपर तो एक नंबर गया ही है, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर भी एक नंबर जाएगा क्लास 12th का। आज की ये जो क्लास रहेगी वो 20, 25, 30 मिनट की नहीं रहेगी, बड़ी क्लास रहेगी। और बेसिकली आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ बड़े बड़े चैप्टरों को रिवाइज करेंगे ना। कितनी बड़ी रहेगी डिपेंड कि आप कितना पढ़ पाओगे। इस क्लास को आप बार बार देखना, इससे आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा। इससे पहले के चैप्टर हमने रिवाइज कर रखे हैं, उसकी एक मैराथन वीडियो डली हुई है, मैं उसे दोबारा भी करवा दूंगा। पहले अभी मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पे यहां से शुरू कर रहा हूं रिवीजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम है इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। आओ बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे हमारे टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, कोई फालतू कोई बिना मतलब की एक्टिविटी नहीं। एक पानी की बोतल साथ में रख लेना, लीड ईयरफोन जो भी है आपके पास वो लगा लेना, या फिर स्पीकर पे देख लेना, कैसे भी देख लेना, अच्छे से पढ़ना। लेकिन देखो भाई, चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। तो बेटा, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है किसी देश में ऐसे लोगों की संख्या जिनके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब उन लोगों की क्वांटिटी जिन लोगों के अंदर स्किल एंड एक्सपर्टीज है किसी चीज को परफॉर्म करने का, किसी भी वर्क एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। अगर मेरे अंदर हुनर है, हुनर मतलब स्किल एंड एक्सपर्टीज है, तो बोला जाएगा मैं ह्यूमन कैपिटल का पार्ट हूं, मैं उस देश के ह्यूमन कैपिटल का पार्ट हूं। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? तो बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड लगने की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लगातार ऐसे लोगों की संख्या जिनके अंदर स्किल एंड एक्सपर्टीज पाया जाता है, उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करवाने में हेल्प कर रहा है, उस प्रोसेस को हमने नाम बोल दिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा, अगर पेपर में क्वेश्चन आया ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो आपका मेन वर्ड जाएगा स्किल एंड एक्सपर्टीज। स्किल एंड एक्सपर्टीज की संख्या की बात करूंगा तो ह्यूमन कैपिटल, लेकिन स्किल एंड एक्सपर्टीज की संख्या को लगातार वृद्धि इंक्रीज करने का कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसे बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो रही इसकी मीनिंग की बात। ठीक है, मेन मीनिंग थोड़ी ना पेपर में आएगा, मेन जो पेपर में आएगा भाई वो ये आएगा। आओ देखना ध्यान से, लिखा हुआ है टॉपिक का नाम डिटर्मिनेंट्स या फिर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज है? तो बेटा, ये इजी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ 5-6 सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज मतलब डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर। लाइक सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया एक्सपेंडिचर करो एजुकेशन के ऊपर। अगर एजुकेशन के ऊपर खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी देश का, ध्यान देना, देश का, मेरा और आपका नहीं, देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एजुकेशन में आपको लिखना क्या है वो सुनना। सबसे पहले बोलना इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि एजुकेशन पे खर्चा करना। अब एजुकेशन कैसी, अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल देना एजुकेशन हायर लेवल एजुकेशन भी हो सकती है, हायर से पहले वाली क्लास 11, 12 एकेडमिक्स भी हो सकती है। फिर बोलना ज्यादातर फैमिलियां एजुकेशन पे खर्चा करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है होने वाला जो बेनिफिट है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो होने वाला बेनिफिट है, वो बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पढ़ाई लिखाई पे खर्चा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वो है एक्सपेंडिचर, जो किसके ऊपर हो रहा है? एजुकेशन के ऊपर। क्यों करते हैं लोग एजुकेशन पे खर्चा? क्योंकि रिटर्न्स ऑन सच एक्सपेंडिचर, जो पढ़ाई लिखाई पे जो खर्चा है उससे जो होने वाली रिटर्न है, वो रिटर्न्स मतलब बेनिफिट, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होने वाला खर्चा। भाई आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे हमने एजुकेशन पे खर्चा करा, बेटा जाहिर सी बात है एजुकेशन के बाद अगला किस चीज पे खर्चा करेंगे? एजुकेशन के बाद हम अगला खर्चा करेंगे हमारी हेल्थ के ऊपर। तो सेकेंड पॉइंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये कहावत है कि माइंड भी साउंड होना चाहिए और बॉडी भी साउंड होना चाहिए। मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अगर मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर भी करना चाहिए। एक्सपेंडिचर जब हेल्थ के ऊपर करोगे तो इससे आप आपके काम में मोर एफिशिएंट हो जाओगे, आप एफिशिएंट तरीके से काम करोगे, आप लागत कम लाओगे, प्रोड्यूसर का फायदा होगा एंड देयरफॉर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हिज कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में जीडीपी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ सिक इंसान, जो सिक इंसान है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्किल एंड एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए भाई सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे खर्चा करो, फिर उसके बाद अपनी हेल्थ पे खर्चा करो, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन से नहीं, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी भी इफेक्टिव अच्छे से काम करनी चाहिए, एफिशिएंसी के साथ काम करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा भाई लगातार
ऑन द जॉब ट्रेनिंग करो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जो भी काम, लेट्स से मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो वहाँ एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि मुझे लगातार ट्रेनिंग दे, मुझे नया नया काम सिखाए। लेट्स से मैं किसी कंप्यूटर की ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम चलता है, तो जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी अगर मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो भाई अगर मैं ही बेकार हो गया तो तुम्हारी कंपनी भी बेकार हो जाएगी। तो लगातार मुझे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मेरे ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा होना चाहिए। ये खर्चा एम्प्लॉयर करेगा। क्यों एम्प्लॉयर करेगा? क्योंकि एम्प्लॉयर को पता है मैं ट्रेन हो जाऊंगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है, मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे एम्प्लॉयर का कमाई भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा करो। भाई देखो, 5-6 पॉइंट में खर्चा हो रहा होगा, लेकिन खर्चे होने से हासिल क्या हो रहा है? खर्चा होने से आपके अंदर स्किल एंड एक्सपर्टीज आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेरा खत्म हो गया। चौथा भाई, ये सरकारों के लिए पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम स्टडी, जो हमारी क्लास 11-12 वाली स्टडी होती है, इसके अलावा सरकारों को और एनजीओस को, यहाँ पे पॉइंट में बुक में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को और एनजीओ को, जो गवर्नमेंट्स होती है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको लगातार पढ़ाई लिखाई जो एकेडमिक्स होती है उनके अलावा लगातार एडल्ट्स को, एडल्ट मतलब बड़े लोगों को लगातार काम सिखाना चाहिए। उनके लिए स्टडी प्रोग्राम चलाने चाहिए। स्टडी प्रोग्राम चलने से क्या होगा? स्टडी प्रोग्राम चलाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखो, अगर कुछ समझ में ना आए ना तो इतना तो जरूर ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट है, XYZ, हर पॉइंट का एक कनेक्शन जरूर बैठा देना कि भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, हेल्थ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, एजुकेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरीके से आप पॉइंट को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी वर्ड काम का रहेगा। ठीक है, तो भैया स्टडी प्रोग्राम एडल्ट्स के लिए कौन चला रहा है? ये 11-12 यूनिवर्सिटी के अलावा गवर्नमेंट चला रही है और एनजीओ चला रही है, ताकि यूथ जो एडल्ट्स है उनके अंदर नए नए स्किल एंड एक्सपर्टीज आ सके। ठीक है जी। पांचवा पॉइंट, माइग्रेशन। भाई माइग्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब इंसान शिफ्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है माइग्रेशन। नाउ द पॉइंट इज, माइग्रेशन, जो लोग गांव में खाली बैठे हैं, अगर वो लोग माइग्रेट होकर शहर आएंगे तो शहर आएंगे तो कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, उनका स्किल एंड एक्सपर्टीज बढ़ेगा। वहां जो गांव में खाली बैठा था, यहां आकर काम करने लगा, स्किल एंड एक्सपर्टीज हुआ नहीं हुआ? हाँ, वहां खाली बैठा था, यहां आकर काम सीख लिया, स्किल एंड एक्सपर्टीज बढ़ गया। तो कहा जाता है माइग्रेशन के ऊपर भी खर्चा करो। बेशक माइग्रेशन करते वक्त वहां से यहां आएगा, रहन सहन का खर्चा बढ़ेगा, ट्रैवलिंग का खर्चा बढ़ेगा, फैमिली का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन खर्चे उतने नहीं बढ़ेंगे जितनी कमाई हो जाएगी। वहां कुछ कमा नहीं रहा था, यहां काम सीख कर कमाएगा। इस वजह से माइग्रेशन पे खर्चा करो, क्योंकि माइग्रेशन पे होने वाले खर्चे से ज्यादा उसके बेनिफिट है। मैडम हर जगह ये जरूर बोल देना, खर्चे से ज्यादा उसके क्या होने वाले हैं? बेनिफिट। ठीक है भाई, ये हमारा, मैं फिर से बोल देता हूं, हमने चैप्टर शुरू करा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल का मतलब। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ऐसे लोगों की संख्या जिनके अंदर दो चीजें पाई जा रही है, स्किल एंड एक्सपर्टीज। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक ऐसा प्रोसेस जो ऐसे लोगों की संख्या को बढ़वा रहा है। फिर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस। हमने 5 सोर्सेस पढ़ लिए भाई। हेल्थ पे खर्चा करो, एजुकेशन पे खर्चा करो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा करो, माइग्रेशन पे खर्चा करो, स्टडी प्रोग्राम चलवाओ एडल्ट्स के लिए। एंड द फाइनल एंड द लास्ट पॉइंट जैसे वो होगा क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वो ये रहा भाई 6 पॉइंट, ये अगले पेज पे है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। भाई सरकार, ये वाला पॉइंट सरकार के लिए है। सरकारों आप क्या करो भाई, आप लोगों को एजुकेट करो, लोगों को इंफॉर्मेशन बंटवाओ कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी के अंदर, किसी की ड्राइंग अच्छी है तो उसकी स्किल ड्राइंग में अच्छी है, तो उसको बताओ कि ड्राइंग के लिए ये कॉलेज है, ये ऑप्शन है। मतलब जिसके अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी जिसके अंदर जो क्षमता है, उसको उजागर करने के लिए उसे इंफॉर्मेशन तो बांटो। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि चेस खेलने में मेरे को कैसे मैं आगे प्रोसीड करूं, इंफॉर्मेशन की कमी है। तो पॉइंट बोला जा रहा है सरकारों को इंफॉर्मेशन पे भी एक्सपेंडिचर करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे जो लोगों के अंदर की कैपेसिटी है, जो उनके अंदर की पोटेंशियल है, वो बाहर निकल कर आएगी। इन शॉर्ट स्किल एंड एक्सपर्टीज बढ़ेगा। भाई ये 6 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट पेपर में आ सकता है। टॉपिक का नाम था वो फैक्टर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। टोटल हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं इसके अंदर? 6। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं भाई, सीधा पढ़ाई की बात, मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। अगली बात क्या लिखी हुई है देखना। सवाल पूछता है क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या आपस में रिलेटेड है? भाई गधा बच्चा भी बोल देगा हाँ रिलेटेड है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी क्या? हाँ जी बढ़ेगी, बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी।
लेकिन इसे सपोर्ट करने के लिए मुझे 4 बातें पढ़ानी है। आओ एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात नंबर 1, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ये पॉइंट बस याद करने वाला है, बाकी सारे पॉइंट बहुत बच्चों वाले हैं। पहला ही पॉइंट थोड़ा अजीब सा है, इसमें बस ये लिखना है बेटा, ध्यान से देखना। 2 तरीके के एनवायरनमेंट की बात बोली, एक इमोशनल और दूसरी मटेरियल। इमोशनल एनवायरनमेंट में आप बोलना, लोग जब पढ़ लिख जाते हैं, जब लोगों के अंदर एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनका ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड हो जाता है, उनका अंदर का जो सोच है वो बदल जाती है, और जब सोच बदल जाएगी तो ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। देखना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, इससे मेरी सोच बदली, मैं काम करने का इच्छुक हो जाऊंगा, और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है देश की ग्रोथ हो जाएगी। तो देश की ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हुई, लेकिन कैसे हुई? क्योंकि मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। इस एटीट्यूड चेंज होने वाले पॉइंट को आप बोलेंगे इमोशनल एनवायरनमेंट, और दूसरा बोलता है मटेरियल एनवायरनमेंट। बेटा मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब हुआ मेरे को देखा देखी इकोनॉमी में और भी लोग काम करने लग गए। इट मींस देश में स्किल एंड एक्सपर्टीज वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। पहले 4 लोग कंप्यूटर चलाते थे, अब 40 लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, जाहिर सी बात है ना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यही है हमारा अगला पॉइंट, मटेरियल एनवायरनमेंट। अब देश में हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर है। जब स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी? ज्यादा। तो क्वेश्चन ये था, सवाल केस स्टडी या फिर इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे पूछेगा, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? डिफेंड करो या रिफ्यूट करो? तो भाई डिफेंड करना। क्यों डिफेंड क्यों करोगे? क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से, क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों का मटेरियल और इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अब वो ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा बहुत बच्चों वाला, भाई सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट तो बच्चों वाले हैं, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। भाई ये मशीन है, लेट्स से दिस इज नॉट अ रिमोट, दिस इज अ मशीन, डन। ये मशीन है, इस मशीन को एक पढ़ा लिखा अच्छे से चला पाएगा, एक अनपढ़ अच्छे से चलाएगा? भाई जाहिर सी बात है स्किल्ड बंदा अच्छे से चलाएगा। जब स्किल्ड बंदा अच्छे से चलाएगा, एक अनपढ़ इंसान, अनस्किल्ड बंदा इस पे 2 यूनिट बना पाता है एक दिन में, एक स्किल्ड बंदा 10 यूनिट बनाएगा। तो भाई जब पढ़ लिख गए, जब स्किल फॉर्मेशन हो गया, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, तो जो फिजिकल कैपिटल है बेटा, फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया मशीनें, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, वो मशीनें को अच्छे से हैंडल करेंगे। स्किल लोग मशीनों को अच्छे से हैंडल करते हैं एज कंपेयर टू अनस्किल्ड, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। जो ग्रोथ की पेस है, पेस का मतलब क्या हो गया? रफ्तार, वो बढ़ेगी। भाई बोलो डन। बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा होगा क्योंकि मैंने ऑटो फोकस ऑन कर रखा है। क्यों ऑटो फोकस ऑन कर रखा है? क्योंकि पीछे की क्लैरिटी अच्छी आती है ऑटो फोकस पे। मैं अगर इसे बंद कर दूंगा ना तो थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो जाती है, इस वजह से। चलिए जी, टॉपिक चल रहा है क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड है। हाँ, इसको डिफेंड कर रहे हैं, 4 बातें पढ़ेंगे, 2 हो गई। चेंज इन मटेरियल एनवायरनमेंट, मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। दूसरा, जो फिजिकल कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इससे पहले आपने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल 6 पॉइंट पढ़े थे। इन्फॉर्मेशन पे खर्चा, माइग्रेशन पे खर्चा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा, हेल्थ पे खर्चा, ये सारे पॉइंट आपने पढ़े थे। ठीक है, आओ आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो रिलेटेड वाला पॉइंट है, इनोवेटिव स्किल। भाई एक पढ़ा लिखा बंदा इनोवेशन करेगा या अनस्किल्ड बंदा इनोवेशन करेगा? एक स्किल्ड बंदे के इनोवेशन करने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा। एंड एवरीबॉडी नोज, सबको पता है, इनोवेशन इंजन होता है, इनोवेशन लाइफलाइन होती है ग्रोथ की। अगर किसी देश में ग्रोथ इनोवेशन नहीं हो रही तो वहां ग्रोथ भी नहीं होगी। तो देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, उससे इनोवेशन हुई, और इनोवेशन होगी तो ग्रोथ हो जाएगी। तो हर जगह तो मैं यही बोल रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है, बस हर जगह बेस अलग अलग बन रहा है। पहले में एनवायरनमेंट वाला पॉइंट बढ़ा, दूसरे वाले में फिजिकल कैपिटल वाली बात पड़ी, और तीसरे वाले में इनोवेशन को बेस बनाया। बात तीनों में सेम है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। चौथा एंड द लास्ट पॉइंट, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा पॉइंट है, मतलब इजी पॉइंट है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। भाई जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा तो लोग पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे। कहां पार्टिसिपेट? कोई जन्मदिन, कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट? क्या नहीं, पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक गतिविधियों में। जॉब बढ़ेंगी, और जब जॉब बढ़ेंगी लोग ज्यादा काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो कुल मिलाकर जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। आई होप बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, पक्की बात है, जाहिर सी बात है, बोलूंगा ही बोलूंगा, ध्यान सुनना।
हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ऐसे लोगों की संख्या जिनके अंदर स्किल एंड एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों के अंदर स्किल एंड एक्सपर्टीज को इंक्रीज करवाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस पढ़े, टोटल 6 सोर्सेस थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड है? यस, रिलेटेड है। उसके लिए हमने कितनी बातें पढ़ ली? 4। अगला भाई, पेपर के लिए 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें यही इंपॉर्टेंट है। क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ दिक्कत आ रही है? भाई कुछ नहीं, बहुत दिक्कतें आ रही है, और ये तो बहुत इजी पॉइंट है। सबसे पहला, राइजिंग पॉपुलेशन। भाई पूरी इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम की बात आई तो राइजिंग पॉपुलेशन तो पॉइंट बनेगा ही बनेगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का पढ़ाई लिखाई सब खराब हो जाएगा। ये लिखा हुआ है राइजिंग पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, रैपिडली मतलब तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी है वो घटेगी। दिस इज बिकॉज, ये ध्यान से देखना, क्यों गिर रही है भाई पॉपुलेशन बढ़ने से? ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है वो लोगों के लिए क्या होने लगेगी? कम। इसे ऐसे समझो, पहले एक टीचर 10 बच्चे संभालता था, अब एक टीचर 50 बच्चे संभाल रहा है। तो बोलो बच्चा पहले अच्छा पढ़ रहा होगा या अब पहले अच्छा पढ़ रहा होगा? अब एक ही टीचर 50 बच्चों को संभाल रहा है, मतलब हर बच्चे के लिए टीचर की संख्या क्या हो गई है? कम। यह लिखा हुआ है। पर हेड जो रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, पानी कम मिलेगा, छत कम मिलेगी, रोड कम मिलेगा, भीड़ भड़क्का मिलेगा, जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, ब्रेन ड्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेन ड्रेन का मतलब वो लोग जो बॉर्न, एजुकेट और सब कुछ उसने इंडिया में करा, सारा सिस्टम पढ़ाई लिखाई इंडिया में करा, लेकिन जब जॉब करने की बारी आई तो इंडिया से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो भाई वो है ना, रिजर्वेशन है, किसी और को जॉब मिल गई। इंडिया में तो उसको अच्छे से इज्जत नहीं मिल रही थी, बाहर अच्छी इज्जत मिल रही थी, बाहर चला गया। तो प्रॉब्लम इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम इज ब्रेन ड्रेन। बॉर्न, एजुकेट सब कुछ इंडिया में करा, लेकिन जॉब करने के लिए इंडिया से बाहर चला गया। तो भारत के लिए तो ये प्रॉब्लम हो गई ना, भारत में कंट्रीब्यूट करता लेकिन बाहर जाकर कंट्रीब्यूट करने लगा, अमेरिका का बेनिफिट होने लगा, हमारे लिए दिक्कत हो गई। पहली दिक्कत पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पहली दिक्कत पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड द सेकंड दिक्कत इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन का ड्रेनेज हो रहा है लगातार, बढ़ तो रहा है लेकिन वो कहीं और चला जा रहा है, हमारे देश में काम नहीं आ रहा। तीसरा, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। अगेन बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, ये रियलिटी है ये सारे पॉइंट। भाई हमारे देश में कोई प्लानिंग ही नहीं है। कितने पुलिस वालों की संख्या खाली है, कितने जजेस चाहिए, कितने हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, कितने सरकारी स्कूलों में टीचर्स चाहिए, इन सब की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। कितने ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी उनकी डिमांड है, कितनी उनकी सप्लाई है, इस चीज़ की गवर्नमेंट अच्छे से प्लानिंग नहीं कर रही। प्लानिंग नहीं कर रही, इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ये प्रॉब्लम है। मैडम, प्लानिंग मैन पावर की डेफिशिएंट है। जो डिमांड एंड सप्लाई मैन पावर की होनी चाहिए उसमें कोई सोच ही नहीं रहा कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आ रही है? प्रॉब्लम। ठीक है जी। अगला, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा प्राइमरी सेक्टर में आज भी जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे, मैं अंदर का कंटेंट बोल रहा हूँ हर पॉइंट में, जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे हम उसी तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। भाई फार्मर्स को नई नई टेक्निक बताओ ना। विदेशों में, जापान में, चाइना में एग्रीकल्चर भी हाईटेक हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी एग्रीकल्चर पुरानी टेक्निक से चल रहा है। ये एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कि हमारे प्राइमरी सेक्टर बेसिकली फार्मिंग और एग्रीकल्चर में जो हमारा काम करने का तरीका है वो आज भी बेकार है, पुराना है। उन लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। भाई बोलो क्लियर है? यस। पांचवा, भाई हमारे पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड भी काफी बेकार हो चुके हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेजेस, स्कूल्स खुल गए हैं, उन्हें पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं। आधा पढ़ा रहे हैं, आधा नहीं पढ़ा रहे, ठीक से नहीं पढ़ा रहे। आपके स्कूलों की भी ये कहानी है। तो पॉइंट इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। जब हमारे देश में एकेडमिक स्टैंडर्ड, पढ़ाई लिखाई का जो बेस है वही खराब है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी आएगी। भाई बोलो समझ में आया? यस सर समझ में आया। फिर से बोलता हूँ, हमने ना अभी तक 3 टॉपिक पढ़े हैं भाई। सबसे पहला हमने पढ़ा, बेसिकली 4 पढ़ लिए। सबसे पहले हमने ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये पढ़ा। डन। आप एक टॉपिक और पढ़ना जरूर,
ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस, वो मैं पढ़ा दूंगा, वो शायद मैंने कहीं पढ़ाया है, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एपिसोड 5 या 6 के अंदर कहीं पढ़ाया है, मुझे याद नहीं है, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। ये हमने पहली चीज़ पढ़ी। फिर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस पढ़े सेकंड नंबर पे, ठीक है, 6 सोर्सेस पढ़े थे, 3-4 तो आपको याद होने चाहिए। फिर हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन है या नहीं इसके बारे में सीखा, जिसमें वो इनोवेशन और फिजिकल कैपिटल, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, मटेरियल एनवायरनमेंट, इमोशनल एनवायरनमेंट वाले पॉइंट पढ़े थे। फिर अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ी, भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, तो प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्राइमरी सेक्टर में ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, एकेडमिक स्टैंडर्ड काफ़ी बेकार है, ये सारे अलग अलग पॉइंट आपने पढ़ लिए। आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। मुझे अभी तक इतना कराने में लगे हैं 20 मिनट, लेकिन मैंने डिटेल में करवाया है, ठीक है। अगली बात भाई, क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट भाई, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आओ एक बार तेजी से इस पर नजर मारते हैं। एजुकेशन इज एसेंशियल एलिमेंट, एजुकेशन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एजुकेशन का मतलब होता है टीच करना, ट्रेन करना, लोगों को चीज़ें सिखाना, ये सब पेपर के लिए काम का नहीं है। एजुकेशन इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस के लिए बहुत जरूरी होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, भाई एजुकेशन होगे तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे, एजुकेशन होगा तो साइंस एंड ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, एजुकेशन होगा तो नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज अच्छे से होगा, एजुकेशन होगा तो लोगों का मेंटल हॉरिजन, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, एजुकेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन होगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कल्चरल स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एजुकेशन होगा तो ह्यूमन पर्सनैलिटी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो पर्सनैलिटी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आगे जाएगा, ये लिखा हुआ था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। इसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के तौर पे भी पहले भी करवा रखा है, मैं एक बार इसे फिर से करवाऊंगा। टॉपिक है, क्वेश्चन है, क्या एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ में? तो विदाउट एनी डाउट आंसर क्या जा रहा है, यस। क्यों यस? क्यों? क्योंकि इन सेक्टरों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए विद अ वेरी हाई फिक्स्ड कॉस्ट। भाई मोटी मोटी बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी क्लासरूम बनानी है, इन सेक्टरों में, इन दोनों सेक्टरों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर तो देगा, लेकिन इसे वसूलेगा भी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को दूर रखो, सरकारी सेक्टर को काम दो। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर। भाई आप प्राइवेट इन्वेस्टर से ये उम्मीद मत लगाना कि वो खर्चा तो कर देगा ह्यूज, लेकिन रिकवर नहीं करेगा। वो रिकवर भी करेगा, अब वो रिकवर करेगा मोटी फीस, लेकिन देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरवेंशन होना चाहिए। ये है इसका मेन टॉपिक, इसको आपको बना बना के लिखना पड़ेगा, और बाय चांस क्वेश्चन बना तो एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। तो अच्छा पॉइंट था ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ जी आगे देखते हैं। पीपल इन अ कंट्री लाइक आवर्स, हमारे जैसे गरीब देश के लोगों के लिए वो हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन और हेल्थ के लिए, ये लिखा हुआ है। तो इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को इंटरवेंशन करना चाहिए, क्योंकि देश में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, इस वजह से, है ना। प्राइवेट सेक्टर करेगा तो वो ह्यूज फीस, ह्यूज एक्सपेंडिचर को मोटी फीस से, हाई फीस से रिकवर करेगा, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड, जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। बेटा देखो अगला जो टॉपिक है ना, उसमें लिखा हुआ है भारत में एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ। अब इसमें पता है क्या है, इस पूरे टॉपिक में मैं बता देता हूँ क्या है। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, दांत के अस्पताल, एग्रीकल्चर के कॉलेजेस, मतलब फीमेल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, हर चीज में बोल रहा है कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। बस यही है पूरे टॉपिक में। एक बार मैं ना आपको हेडिंग दिखाते हुए चलता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। क्या लिखा है, एलिमेंट्री एजुकेशन की ग्रोथ हो रही है, जनरल एजुकेशन की ग्रोथ हो रही है, जो नंबर ऑफ बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ स्कूल भी बढ़ रहे हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी बढ़ रहा है। इसमें खास तौर पे जिक्र किया गया है नवोदय स्कूल का और केंद्रीय विद्यालय का। इंडिया से बाहर भी केंद्रीय विद्यालय खुल गए हैं, मॉस्को में और तेहरान में, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय उन लोगों के लिए होता है जिनके पेरेंट्स, उन बच्चों के लिए होता है जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, आमतौर पे उनके लिए होता है। हायर एजुकेशन बढ़ रही है, 44 कॉलेज है, 40 कॉलेज है, 3907 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस हैं 39,000। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बेटा मैंने आपको वो एपिसोड में बता भी रखा है। भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए दो मेन संस्थाएं हैं, यूजीसी और AICTE। ये दो संस्थाओं का आप जिक्र जरूर करना अगर पेपर में आया तो।
वोकेशनल कोर्सेज की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। वोकेशनल कोर्सेज मतलब प्रैक्टिकल कोर्सेज, जिससे लोगों को काम सीखने को मिले, जिसमें आपने वो बैंकिंग, किसी ने बैंकिंग ले रखा है, किसी ने आईटी ले रखा है, ये सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। इन सब की चीज़ों को भी बढ़ाया जा रहा है, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चरल जो एजुकेशन है वो भी बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज भी 289 खुल चुके हैं। डेंटल कॉलेज, दांतों के कॉलेजेस भी खुल गए हैं 282। अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं, इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं। फिर गांव में एजुकेशन भी बढ़ रही है। गांव में एजुकेशन बढ़ाने के लिए नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल, मैं फिर से बोल देता हूँ, गांव में एजुकेशन बढ़ाने के लिए एक काउंसिल बनाया गया है। एमसीक्यू बन सकता है भाई इस पे। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल की स्थापना करी गई गांव में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और बढ़ावा हो भी रहा है। इसके अलावा देश भर में एडल्ट और फीमेल एजुकेशन भी लगातार बढ़ रही है। टोटल लिटरेसी कैंपेन, जिसका इंग्लिश में नाम है नेशनल लिटरेसी कैंपेन, जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। नेशनल लिटरेसी मिशन, पूरा देश साक्षर हो जाए, साक्षर भारत, ऐसे करके अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं। फीमेल एजुकेशन जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। तो बेटा साक्षर भारत पहले था, अब नेशनल लिटरेसी मिशन हो चुका है। ये अलग अलग ग्रोथ हो रही है देश में। प्राइमरी कॉलेजेस, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज, रूरल एजुकेशन, ये सब की लगातार ग्रोथ हो रही है। ये टॉपिक है इसके अंदर, बस ग्रोथ की बातें बहुत ज़्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखिएगा भाई, इस चैप्टर का अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या एजुकेशन, पहले मैं इसे हटा देता हूं, क्या एजुकेशन आज भी एक चैलेंजिंग बात है हमारे देश में? तो भाई हाँ, एजुकेशन में आज भी काफी सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, चैप्टर खत्म होने वाला है। भारत में आज भी लार्ज नंबर ऑफ कौन पाए जाते हैं? इलिटरेट्स। हमारे देश में इतने इलिटरेट हैं जितने किसी देश की संख्या होती है। हमारे देश में इतने अनपढ़ हैं जितने किसी देश के लोगों की संख्या होती है। तो पहली चैलेंजिंग बात कि भाई हमारे देश में आज भी बहुत सारे नहीं, करोड़ों लोग इलिटरेट है। उनको इलिटरेट का मतलब ये उन्हें अंगूठा लगाना पड़ रहा है, ये बुरी बात है। दूसरा, इनएडिक्वेट वोकेशनल कोर्सेज। आज भी बहुत सारे जो हमारे पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है उसमें वोकेशनल कोर्सेज की कमी है। वो लोग डिग्री तो है, उनके पास डिग्री तो है, लेकिन उन्हें काम करना नहीं आता। इट मीन्स हमारा जो एजुकेशन है वो डिग्री ओरिएंटेड हो गया है। क्या ओरिएंटेड हो गया है? डिग्री ओरिएंटेड। क्या होना चाहिए था? जॉब ओरिएंटेड, लेकिन डिग्री ओरिएंटेड होकर रह गया। ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात। अगला भाई, हम सबको पता है, तीसरी चैलेंजिंग बात, आज भी लड़के को पढ़ाया ज़्यादा जा रहा है लड़कियों के कंपैरिजन में। जेंडर बायसनेस चल रहा है, भेदभाव चल रहा है। तो ये भी एक बुरी बात है, ये भी एक चैलेंजिंग बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। इसके अलावा आज भी लो रूरल एक्सेस लेवल है। आज भी गांव में एजुकेशन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, दूर दूर गांव में जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो गांव में एक्सेस लेवल, पढ़ाई लिखाई तक, कॉलेजेस, स्कूल्स, इन सब का एक्सेस काफ़ी कम है। अगेन ये भी एक चैलेंजिंग बात है, ये आज तक नहीं सुधरी। और भाई हमारे देश में एजुकेशन का लगातार क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं जो मोटी मनमानी फीस ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए एक चैलेंजिंग बात है आज भी। जेंडर बायस, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, ये अलग अलग प्रॉब्लम हैं जो आज भी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में है। बेटा पहले भी एक प्रॉब्लम पड़ी थी, लेकिन वो प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम की नहीं थी, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की थी। और ये जो पढ़ रहे हो ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। ये ध्यान रखना ना, पेपर में क्या पूछा है उसको अच्छे से देख लेना। बच्चों बताओ, ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया भाई। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक 3 4 5 6 पता नहीं कितने नंबर का आएगा। हमारी ड्यूटी क्या थी? हमें तो पढ़ना था, हमने पढ़ दिया, है ना। अब उसमें से 1 नंबर का सवाल पूछे या 50 नंबर का सवाल पूछे, हमने तो खत्म कर दिया उसे। आओ जी, अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर का नाम देखो अच्छे से, रूरल डेवलपमेंट। आपके सामने लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। रूरल डेवलपमेंट। क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई? विदाउट एनी डाउट इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फटाफट पानी पी लो। लगभग मेरे को आधा घंटा लगा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करवाने में। आओ अब हम रूरल डेवलपमेंट में देखेंगे कितना टाइम लगेगा। बड़ा चैप्टर है। बच्चों प्लीज सारे एपिसोड को धीरे धीरे खत्म करो। उसमें एमसीक्यूज और भी अच्छी अच्छी चीजें कवर कर रखी हैं। प्लीज चीजों को पढ़ो। अब कब पढ़ोगे भाई? मैथ्स का पेपर है,
इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर है। अरे भाई पेपर तो हर चीज़ के होंगे, लेकिन टाइम को मैनेजमेंट करो, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कब पढ़ोगे? अब टाइम बहुत कम बचा है। अगर बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो टाइम कम है। अगर आप 50-60 में खुश हो रहे हो फिर तो भाई आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, एक दिन पहले पढ़ना शुरू करना हो जाएगा। चलो आओ शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब गांव, गांव का विकास। अर्बन मतलब शहर। गांव का विकास ज्यादा जोर पे है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शहर का विकास तो हो चुका है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक एक्शन प्लान। किस चीज का एक्शन प्लान? एक एक्शन प्लान, एक प्लान की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके रूरल एरिया की। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। किस चीज की? इकोनॉमी भी ग्रोथ होनी चाहिए और सोसाइटी भी ग्रोथ होनी चाहिए। इस चीज के एक्शन प्लान को बोला जाता है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब कर दो ना गांव का विकास, क्या दिक्कत है दिक्कत। दो तरीके की दिक्कत है, जिसमें दोनों के अंदर दो दो पॉइंट है। तो टोटल कितनी दिक्कतें हो जाएंगी? 4। कुछ पुराने जमाने की दिक्कत है, जिसे हम बोलेंगे लिंगरिंग चैलेंजेस, जो पहले से चैलेंजेस चले आ रहे हैं। और कुछ नए जमाने की दिक्कत है, जिसे हम बोलेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस। तो गांव के विकास करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ लिंगरिंग चैलेंजेस और कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस। वो हमारे को देखने, वही है चैप्टर पूरा। आओ, लिखा हुआ है सबसे पहले इस एक्शन प्लान में कुछ लिंगरिंग चैलेंजेस आते हैं और कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस आते हैं, जिसमें ये दोनों है लिंगरिंग चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट और चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। और ये दोनों है इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस का पहला है ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग, जैसे हम शॉर्ट में बोलेंगे अदर देन फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा और क्या कर सकता है, जिसमें आपने सुना होगा एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, ये सारे पॉइंट पड़े होंगे, हॉर्टिकल्चर वगैरह। और चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बस ये 4 टॉपिक है, रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग, अदर देन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें से ऊपर के 2 लिंगरिंग चैलेंजेस, नीचे के 2 इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, आओ रूरल क्रेडिट शुरू करते हैं। एक एक करके चारों टॉपिक खत्म होगा तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले, अरे भाई बीच में आ जा, देखो बीच में नहीं आ रहा है, शर्मा रहा है, ऐसा फील आ रहा है, ये इधर रहना चाहता है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। चलो भाई देखो, कोई बात नहीं, कहीं भी रहे। देखो बेटा, लिखा हुआ है द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में पहला चैलेंज है रूरल क्रेडिट का। रूरल क्रेडिट का मतलब हुआ गांव के ज्यादातर फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, गरीब फार्मर है, उनको अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए भी, इवन फार्मिंग करने के लिए भी उनको क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए। अब उधार पहले जमाने में आता था बुरे लोगों से, जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। आज के ज़माने में कुछ अच्छे लोग हैं, जिसे हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जिसमें बैंक आएगा, नाबार्ड आएगा, स्टेट बैंक आएगा, कमर्शियल बैंक आएगा, आरआरबी आएगा, एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आएंगे, ये सब कुछ आएंगे। बस यही है रूरल क्रेडिट के अंदर। सबसे पहले बता रहा है कि भाई रूरल क्रेडिट का चैलेंज क्या है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है ज़्यादातर हमारे देश में जो फार्मर है ना, वो क्या हो चुके हैं, वो गरीब हो चुके हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल हो चुके हैं। ठीक है, होने दो। और दूसरी दिक्कत, एक तो वो गरीब है, और दिक्कत नंबर 2 जो गैस्टेशन है। गैस्टेशन का मतलब होता है बेटा, जिस दिन फसल बोई और जिस दिन फसल की कटाई हो रही है उसके बीच का समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से बेचारे फार्मर को उधार पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो गैस्टेशन पीरियड किस किस के बीच का, जो फसल है क्रॉप से उसका सोइंग और उसका हार्वेस्टिंग के बीच का गैस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से उसे उधार की जरूरत पड़ती है। उधार की जरूरत उसे 3 तरीके की पड़ती है, शॉर्ट टर्म की, मीडियम टर्म की और लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म में उसे 6 से 12 महीने तक का पैसा चाहिए, बिजली का बिल पे करना है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ऐसे छोटे छोटे बीज वगैरह ये सब खरीदने हैं। मीडियम टर्म में 12 से 5 साल तक का लोन चाहिए, जिसमें उसे खेत के आसपास फेंसेस करनी है, कुएं को खुदवाना है, मशीन वगैरह खरीदनी है, ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है। और लॉन्ग टर्म का क्रेडिट जो आमतौर पे 5 साल से 20 साल के बीच का चलता है, जहाँ पे उसे ज़मीन खरीदनी है, कोई परमानेंट शेड बनवाने हैं, परमानेंट इंप्रूवमेंट करवाना है। तो 3 तरीके की ज़रूरतें होती हैं किसी भी फार्मर की, 3, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जरूरत है क्यों? क्योंकि वो बेचारा गरीब है, और दूसरा जो गैस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक की बातें क्लियर है जी सर? फिर सवाल आता है कि इन गरीबों को पैसा देगा कौन, इन गाँव के लोगों को पैसा देगा कौन? तो बेटा सोर्सेज 2 हैं,
इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल अच्छे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल लाइक जमींदार, लाइक विलेज के ट्रेडर, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब बुरे लोग थे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अब हम आगे देखेंगे। देखना बेटा ध्यान से। नॉन इंस्टीट्यूशनल जिसमें लैंडलॉर्ड, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1 में देख ही रखा है, विलेज ट्रेडर, मनी लैंडर, ये सारे बुरे बुरे लोग हैं। फर्स्ट 5 ईयर के टाइम पे इन लोगों से 93% तक का लोन लिया जाता था। देख रहे हो कितना दबदबा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। यही थे ज्यादातर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह तो थे ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे किसका दबदबा बढ़ रहा है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का, जिसमें आपको गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और नाबार्ड, इन सब के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं ये क्या कर रहे हैं, कौन कौन है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये लोग लगातार एडिक्वेट क्रेडिट देते हैं फार्मर्स को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सोसाइटियां बना दी गई क्रेडिट सोसाइटी गांव की, जो लोग आपस में मेंबर्स होते हैं, सारे लोग पैसा इकट्ठा करके अपने जिसको जरूरत होती है उसको पैसा दे देते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके अलावा ना केवल पैसा देते हैं, फसलों को, अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार सलाह भी देते हैं, क्रॉप को रेज करने के लिए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सलाह भी मिलती है। तो भाई सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल, ये अच्छे लोग हैं। इंस्टीट्यूशनल का सबसे पहला तरीका कोऑपरेटिव सोसाइटियां। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन तो दे रही है, साथ के साथ सलाह भी दे रही है, गाइडेंस भी दे रही है और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है। ठीक है, फिर इनके बारे में कुछ और भी लिखा हुआ है। ये लोग टाइमली पैसा देते हैं, टाइमली एंड रैपिडली पैसा देते हैं, तेजी से पैसा देते हैं। इसमें बीच बिचौलिए लाइक मनी लेंडर्स की जरूरत को खत्म कर दिया। इसे देश भर में कोने कोने में भी पैसा पहुंचाया जा सकता था। तो आप 2-3 बातें ध्यान रखना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इनफ है। दूसरा, स्टेट बैंक और अदर कमर्शियल बैंक की स्थापना करी गई इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर, जिसमें बता रखा है स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में, एमसीक्यू आ सकता है, जिसका मेन काम था गांव के लोगों को पैसा प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसके अलावा देश भर में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, ब्रांचेस खोली गई अलग अलग राज्यों में, जिस गांव में, जिससे उन लोगों को पैसा मिल सके। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा दूसरा काम क्या हुआ? बैंकों की स्थापना शुरू हुई। तीसरा, आरआरबीज बनाए गए, छोटे छोटे बैंक बनाए गए रीजनल एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते थे। और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए, अगेन ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते थे और ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में खोले जाते थे आमतौर पे। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में बैंक खोल दिए और जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड और बहुत ज्यादा गरीब इलाके हैं उनके लिए एलडीबीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक और आरआरबीज खोले गए, ये भी इंस्टीट्यूशनल था। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना करी गई। नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है जो पॉलिसी बनाती है, प्लान बनाती है, ऑपरेशन संभालती है रूरल क्रेडिट का। गांव के विकास के बारे में, गांव के क्रेडिट को संभालने के लिए नाबार्ड बनाया गया, जो एक सुप्रीम संस्था है, एपेक्स बॉडी है। ये एपेक्स फंडिंग एजेंसी है। ठीक है जी, आगे और क्या कर रहा है? टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। भाई गांव के लोगों को जो भी उनका लोन का पैसा है या जो भी सब्सिडी का पैसा है वो ठीक तरीके से उनको पूरा मिले, इसको इंप्रूव करने के लिए मेजर्स उठा रही है, कोऑर्डिनेशन बैठा रही है गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, रिजर्व बैंक के बीच में और जो नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं उनके बीच में तालमेल बैठाता है नाबार्ड कि सब एक साथ काम करें। और जो इनके द्वारा मॉनिटरिंग, जो इनके द्वारा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में अगर इन्होंने पैसा लगा रखा है तो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो भाई नाबार्ड की स्थापना हुई थी गाँव के विकास के लिए, रूरल क्रेडिट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। इनका सबसे पहला, ये एक फंडिंग एजेंसी है। फंडिंग एजेंसी है मतलब ये सोसाइटी को पैसा देती है, कमर्शियल बैंक को पैसा देती है कि फार्मर को पैसा पहुंचा दो। दूसरा, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। तीसरा, कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई और बड़ी संस्थाओं के बीच में। और चौथा, जो भी प्रोजेक्ट में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, फाइनेंस कर रखा है, उन पे मॉनिटरिंग करते हैं नाबार्ड वाले। मैडम, उसके बाद ये बेटा मैं फिर से बोलता हूँ, चैप्टर चल रहा है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर 2 चैलेंजेस है, लिंगरिंग और इमर्जिंग। अभी चल रहा है लिंगरिंग। लिंगरिंग के अंदर 2 बातें हैं, एक रूरल क्रेडिट, दूसरा रूरल मार्केटिंग। अभी चल रहा है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के अंदर हमने सबसे पहले देखा रूरल क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ी। भाई बेचारा फार्मर गरीब था और गेस्टेशन पीरियड ज्यादा था। 3 तरीके का पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। फिर पैसा आया कहाँ से? इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। फिर अभी इंस्टीट्यूशनल चल रहा है जिसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, जिसमें स्टेट बैंक और अदर कमर्शियल बैंक आए, जिसमें आरआरबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आए, और अभी चौथा हमारा खत्म हुआ, नाबार्ड। अब अगला पॉइंट ये है, ध्यान से देखिएगा, क्या बैंकिंग सिस्टम में काफी प्रॉब्लम है हमारे गांव में? हाँ, हमारे गांव के बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है और ये है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट।
भाई सुनना, गांव के बैंकिंग सिस्टम की हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बुराइयां। बुराई नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। गरीब फार्मर बैंक में लोन लेने जाता है तो सबसे पहले बोलते हैं उसे सिक्योरिटी दो या गारंटी दो, कुछ गिरवी रखो। भाई नहीं है, मैं गरीब हूं, नहीं है रखने के लिए, मुझे लोन ही नहीं मिला। जिसको लोन चाहिए था उसे लोन ही नहीं मिला। ये हमारे बैंकिंग सिस्टम की एक फेलियर है। पॉइंट चल रहा है हमारे बैंकिंग सिस्टम क्या सफल रहा? हाँ रहा, लेकिन प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नंबर 1, भाई बैंक में लोन ले, गरीब फार्मर गया तो सबसे पहले उसे बोला कुछ कोलेटरल, कुछ सिक्योरिटी दे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसे लोन नहीं मिला। दूसरा, सरकार की मजबूरियों की वजह से, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की वजह से गवर्नमेंट आमतौर पे फार्मर से लोन रिकवर करने में लैक्सिटी का मतलब होता है ढीलापन दिखा रही है, जिसकी वजह से लगातार बैंकों का पैसा डूब रहा है, जिससे इकोनॉमी भी डूबेगी। तीसरा, कमर्शियल बैंक के अलावा जो बाकी संस्थाएं थी वो लोगों में सेविंग की आदत को डेवलप नहीं करवा पाई। बैंकों का और बाकी संस्थाओं का मेन काम था कि वो लोगों में सेविंग की आदत को विकास करे, लोग सेव करें, लोगों में सेविंग की एक आग लगे, लेकिन लोगों में आग नहीं लगी, लोगों ने सेव ही नहीं करा। तो पॉइंट इज, हमारा जो रूरल क्रेडिट का जो सिस्टम था, जो बैंकिंग सिस्टम था, ये उसके फेलियर है कि भाई सबसे पहले तो तुमको उधार चाहिए था, उधार गारंटी चाहिए थी, गारंटी देने के लिए कुछ था नहीं, तो एक प्रॉब्लम, बेचारा गरीब फार्मर लोन नहीं ले पाया। तो सर इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम कि जो सरकारें थी वो अपनी सरकार को बचाने के लिए जानबूझकर फार्मर से रिकवर नहीं कर रही थी लोन, जिसकी वजह से भी दिक्कत। और तीसरा, जो ज़्यादातर बैंकों या ज़्यादातर संस्थाओं का मेन काम था लोगों में सेविंग की आदत को डेवलप करवा पाना, लेकिन ये लोग सेविंग की आदत को डेवलप नहीं कर पाए, लोगों का पैसा बचता ही नहीं था, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात थी। भाई मेरी तरफ से पूरा रूरल क्रेडिट खत्म हो गया, मैंने लगभग सारी बातें बता दी। अब रूरल मार्केटिंग चलेगा। बेटा रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या होगा? रूरल मार्केटिंग के अंदर हम बात करेंगे सामान, अब मेरी फसल कट गई से लेकर मेरा सामान बिक रहा है के बीच में सारे काम, उसकी धुलाई हो रही है, पैकिंग हो रही है, ग्रेडिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वेयर हाउसिंग हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज नोन एज रूरल मार्केटिंग। आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर पढ़ रखा है। अब यहां पे ना बता रखा है कि रूरल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, तो बता रहा है हार्वेस्टिंग के बाद के सारे काम, लाइक ग्रेन्स को अलग करना स्ट्रॉ से, लाइक स्टोर करना फ्यूचर सेल के लिए, लाइक अलग अलग बायर्स के हिसाब से उनकी पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना, स्टोर करना, सेल करना, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब समझ में आया? अब ये है पॉइंट जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सरकार हमारे मार्केटिंग, गांव में मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही है? सरकार ने काफी अच्छे अच्छे स्टेप उठाए हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट बना दी है। रेगुलेटेड मार्केट में किसी भी फार्मर के साथ कुछ धांधलेबाजी नहीं होगी। यहाँ पे तीन लोगों की तरफ के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, फार्मर, ट्रेडर और गवर्नमेंट। तीनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, फसलों का दाम डिसाइड होता है, कोई लूटपाट ना हो, जो वजन करने वाली मशीनें होती है उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, ट्रांसपेरेंट हो गया सब कुछ, किसी भी फार्मर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। अच्छी बात है। दूसरा स्टेप जो गांव में रूरल मार्केटिंग को ठीक करने के लिए उठाया गया, एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनाई गई, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई। क्यों भाई, इससे फायदा क्या हुआ? पहले एक फार्मर सामान बेचने जा रहा था, अब पूरा झुंड जा रहा है, पूरा ग्रुप जा रहा है, अब उनको बेटर प्राइसेस मिलेंगे, अब वो लोग लड़ सकते हैं अपने राइट्स के लिए, तो सोसाइटियां बनाई गई, सरकार ने इनकरेज किया। तीसरा, सरकार ने ताकि फार्मर वेयर हाउसिंग कर सके, एक वर्ड आता है डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस सेल मैं लिखता हूं यहां पे, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है भाई फार्मर के पास स्टोर करने की जगह नहीं थी, गरीब था, जगह नहीं थी, कहीं जगह थी भी तो वहां पे बारिश की वजह से हो सकता है फसलें खराब हो जाए, कीड़े लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, तो वेयर हाउस करने की स्टोर करने की दिक्कत आ रही थी और पैसा भी लगता था। तो सरकार ने वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज दे दी ताकि फार्मर को आनंद फानन में डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े, मजबूरी में आकर सेल ना करना पड़े। डिस्ट्रेस का मतलब हो रहा है स्ट्रेस में आकर सामान ना बेचना पड़े, इसलिए सरकार ने वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज दे दी। अलग अलग स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के वेयर हाउस के कॉर्पोरेशन खोले गए। अगला भाई, गांव से शहर में अलग अलग जगह तक उनकी फसलें पहुंच सके कम दाम में, इसलिए सस्ते में ट्रांसपोर्ट, रेलवे वगैरह भी प्रोवाइड करवाया गया। इसके अलावा
फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन बंटवाई गई, कब मार्केट में अच्छा चीज चल रहा है, कब प्राइस अच्छा मिलेगा, कब बारिश होगी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे फार्मर्स डिसाइड कर पाए, डिसीजन ले पाए कि कब वो सामान बेचे और कब ना बेचे। अगर मैं फार्मर हूँ, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हो सकता है ना मैं कोई मुझे पागल बना दे, लेकिन अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मेरा पागल बनने के चांसेस थोड़े से कम है। तो सरकार ने इन्फॉर्मेशन को बंटवाया, ये था पॉइंट। ये सारे सरकार ने स्टेप उठाए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सरकार एमएसपी पॉलिसी लेकर आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस मत कर देना टिक, जब एमसीक्यू आएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने बोला कि भाई तू फसल उगा, मिनिमम मैं, अगर तेरे को इतने में कोई नहीं खरीदेगा तो मिनिमम इतने में मैं खरीदूंगा। इससे हर फार्मर को एक मिनिमम इनकम अश्योर्ड हो गई। इससे अगर मार्केट में प्राइस उसकी फसल का गिर भी जाएगा तो उस फार्मर को उतना नुकसान नहीं होगा। तो ये सारे स्टेप उठाए गए रूरल मार्केटिंग को ठीक करने के लिए। बोलो भाई डन। रूरल मार्केटिंग को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या उठाए हैं स्टेप्स, वो हमारे स्टेप्स खत्म, ये लिंगरिंग चैलेंजेस खत्म। रूरल क्रेडिट शुरू हुआ था, क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्रेडिट कितने तरीके का चाहिए था, पैसा कहाँ से आया, जिसमें आपने नाबार्ड और आरआरबी, कमर्शियल बैंक, सोसाइटी, ये सब पढ़ा। रूरल मार्केटिंग पढ़ा, मार्केटिंग का मतलब हार्वेस्टिंग के बाद के सारे स्टेप, ग्रेडिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, ये सब कुछ था। फिर सरकार ने क्या क्या करा, वेयर हाउस करने के लिए वेयर हाउस कॉर्पोरेशन बना दिए, ट्रांसपोर्ट सस्ते में करने के लिए सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट रेलवे प्रोवाइड करवा दिया गया, और रेगुलेटेड मार्केट बना दी, अनाज मंडियां बना दी, धोखाधड़ी कम हो गई। ये अलग अलग स्टेप उठाए गए थे सरकार के द्वारा, एमएसपी पॉलिसी जो अभी आपने लास्ट में पढ़ा। अब बेटा इसके बाद ये जो टॉपिक है ये कहता है अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूं, देखना। कुछ ना अलग अलग कॉन्सेप्ट खोले गए हैं, अपनी मंडी, बिग बाजार, ये वर्ड दिख रहे हैं, अपनी मंडी, बिग बाजार, रायथू बाजार, उजवर सैंडीज, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट खोले गए जहां फार्मर सीधा अपनी फसल बेच सकता था। इससे इंटरमीडिएट्स का झंझट खत्म हो गया था। तो अच्छी थी, एक उम्मीद की किरण थी ये लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, बहुत ज्यादा काम करी है, मतलब आ सकता है पेपर में। मैंने नाम बता दिया आपको, इसका मेन काम क्या था, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम द फार्मर टू द कस्टमर, इंटरमीडिएट की जरूरत खत्म हो गई। फिर उसके बाद बेटा देखो ये अच्छा पॉइंट है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का होता है। पहले मैं बता देता हूं डाइवर्सिफिकेशन हुआ क्या। भाई पहले मैं एक फसल उगा रहा था, अब एक से ज्यादा उगा रहा हूं, अब मेरा रिस्क कम हो जाएगा। क्यों, एक फसल उगाता उसका प्राइस गिर जाता तो मैं डूब जाता, दो फसल उगा रहा हूं, एक का गिरा तो दूसरा बचा लेगा। अब ये डाइवर्सिफिकेशन भी दो तरीके का है, एक तो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, आलू के साथ टमाटर उगा लिया, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अब आलू के साथ मैंने मुर्गे मुर्गियां पाल लिया। समझो मैं क्या कह रहा हूं, एक है क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन, मटर के साथ भिंडी उगा ली, क्रॉप डाइवर्सिफाई, और एक क्रॉप प्रोडक्शन तो कर ही रहा हूं, साथ में मैंने अनदर एक्टिविटी शुरू कर दी, लाइक मछली पालना शुरू कर दिया, वो फसल तो नहीं है ना। तो ये दोनों ही डाइवर्सिफिकेशन है, और डाइवर्सिफिकेशन से मेरा रिस्क हमेशा कम होगा, क्योंकि एक चीज डुबाएगी तो दूसरी बचा लेगी। ये है इसके टॉपिक के अंदर, ये एक अच्छी बात है। अब बता रहा है कि गांव में अब इमर्जिंग चैलेंजेस शुरू हो चुके बेटा। इमर्जिंग चैलेंजेस में एग्रीकल्चर होता गांव में ही है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर के बाहर के काम होते हैं जो लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, लाइक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्रॉप फार्मिंग, फसलें उगाई जा रही हैं, है ना। नहीं लाइको, फार्मिंग क्रॉप कहाँ से आ गई, वो तो पहले था। यहाँ पे जानवर उगाए जा रहे हैं मतलब पाले जा रहे हैं ना, भेड़, बकरियां, गाय, मुर्गे, मुर्गियां, इन सबको पाला जा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली, गोट, सिप, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। क्या हमारे देश में लाइव स्टॉक, इसे लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, क्या लाइव स्टॉक फार्मिंग में प्रॉब्लम है? हाँ भाई, उनका वेटनरी केयर, वेटनरी केयर का मतलब हुआ अस्पताल काफी कम है, लिखा हुआ है डेफिशिएंट वेटनरी केयर, मतलब उनके अगर कोई जानवर बीमार होता है तो इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, ये एक दिक्कत वाली बात। और दूसरा भाई आज भी हमारा जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें काम करने का तरीका काफी बैकवर्ड है, तो ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो बता देना एग्रीकल्चर के बाहर एनिमल हस्बेंड्री एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या करते हैं वो बता देना, फिर बता देना इसे लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, फिर बता देना इसकी प्रॉब्लम, ये सारी थी। दूसरा फिशरी, मछली पालन। बेटा मछली पेड़ पे उगती है क्या? नहीं, पानी में, और पानी समंदर, या फिर समंदर मतलब
मैरीन सोर्सेज, और इनलैंड मतलब नदियाँ, झील और ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों जहाँ पे पानी है वहाँ पे आराम से फिशरीज करी जा सकती है। लेकिन फिशरीज में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। बेचारे जो फिशरीज करने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनडेप्टनेस में है। इनडेप्टनेस का मतलब काफ़ी ज़्यादा किस में डूबे हुए हैं? कर्ज में, जिसके लिए सरकार को लगातार क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर देने चाहिए और फिशरी करने की टेक्नोलॉजी बढ़ाकर देनी चाहिए। तो ये 3 काम सरकार को करने चाहिए फिशरीज को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, बेटा हॉर्टिकल्चर में उग रहा है कुछ लेकिन फसल नहीं उग रही, फल फूल सब्जियां उग रही हैं। तो ये एक तरीके से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। लोग आज के ज़माने में फूल उगाकर भी पैसा कमा रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर, जिसमें हनी वनी की भी बातें आप कर सकते हो। हनी वनी की मत करना, सिर्फ हनी की करना। इसके अलावा कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर बेटा हाथ से बनी वाली ट्रेडिशनल चीज़ें लाइक धूप बत्ती, लाइक अगरबत्ती, लाइक साबुन, लाइक पापड़, ये लाइक डॉल, छोटे मोटे गुड्डे गुड़ियाँ, ये सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ये भी गांव में हो रहा है। गांव के लोग आज फार्मिंग के अलावा और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। लाइक एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट था, फिशरी इंपॉर्टेंट था, फिर हॉर्टिकल्चर नॉर्मल सा टॉपिक था, बचपन से सुनते आ रहे हो। और अभी आपने पढ़ा ये जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं। बेटा ये लिंगरिंग चैलेंजेस नहीं थे, ये इमर्जिंग चैलेंजेस थे, आउटसाइड एग्रीकल्चर वाले। और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब केमिकल इनपुट्स वगैरह का यूज नहीं करना, जो नेचुरल चीजें होती है उनका इस्तेमाल करना, लाइक कंपोस्ट का, गोबर का इस्तेमाल करना। इससे सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, प्लांट की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करो? क्योंकि सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यूज नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक कोल, लाइक फॉसिल, इन सब का इस्तेमाल कम होगा। कम होगा तो ये अच्छी बात है। डन। ऑर्गेनिक फार्मिंग से इनके यूज कम हो गए। दूसरा, वातावरण फ्रेंडली होगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी बात है, जो हमारी प्लांट की हेल्थ है वो बच जाएगी। नाइट्रेट वगैरह नहीं यूज होंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा, सॉइल, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी। अगर हम केमिकल डालते ना तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती, लेकिन क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है, केमिकल वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह नहीं करे, इसकी वजह से मेरी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। प्लांट तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, सॉइल भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा खाना हेल्दी और टेस्टी बनेगा, कोई कहने वाली बात नहीं, केमिकल के बिना खाना अच्छा ही रहेगा। और भाई गोबर बताओ महंगा है सस्ता है? सस्ता है। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है जो कि गरीब फार्मर्स के लिए एक वरदान का काम करेगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा, देश के लिए अच्छी बात है। वातावरण एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसके लिए भी अच्छी बात है। हमारे शरीर के लिए भी अच्छी बात है, भाई टेस्टी और हेल्दी फूड मिलेगा। और जो जमीन है उसके लिए भी अच्छी बात है, उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी क्योंकि केमिकल वगैरह नहीं गया, नाइट्रेट वगैरह नहीं गया जमीन के अंदर, पानी पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा, खत्म। बेटर। अगले पेज पे क्या लिखा है? अगले पेज पे लिखा है क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ नुकसान भी है? हाँ। क्या नुकसान है मैं बता देता हूँ। बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना समय बहुत लगता है। केमिकल में तो ढेर पैर डाला और प्रोडक्शन हो गया, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में समय बहुत लगता है। तो अब क्या किया जाए? एक अच्छी बात भी है, बेशक समय ज्यादा लग रहा है लेकिन इसकी प्राइस क्या होता है? ज्यादा। तो जो समय ज्यादा लगा उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया ज्यादा प्राइस ने, तो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के टाइम पे उन्हें करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, इस पे सवाल बन सकता है जो पीछे लिखा हुआ है। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक तो प्रोडक्शन कम होता है, दूसरा टाइम भी ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से भाई केमिकल वगैरह में टाइम भी कम लगता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन दिक्कत को ठीक कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे अब प्राइस मेरे को क्या मिलेंगे? ज़्यादा। अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन आलू टमाटर बेचूंगा तो उसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। तो जो दिक्कत थी वो दिक्कत ठीक हो गई भाई, खत्म। बताओ समझ में आया क्या? यस सर आया। सुनना बेटा, चैप्टर का नाम था रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसा एक्शन प्लान जो सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ करे। कौन से एरिया की? रूरल एरिया की। ये आपने पढ़ा। फिर उसके बाद इसके 2 पार्ट है।
दो चैलेंजेस है बेसिकली। पहला लिंगरिंग और दूसरा इमर्जिंग, ठीक है ना, ये चैलेंजेस थे। फिर बेटा लिंगरिंग भी दो तरीके का था। पहले का नाम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ या चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, और दूसरे का नाम था रूरल चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल क्रेडिट के अंदर सबसे पहले पढ़ा क्रेडिट की जरूरत क्यों है। तो बेटा दो वजह से जरूरत है। पहला, ज्यादातर फार्मर स्मॉल है और मार्जिनल है, और दूसरा जो गैसेशन पीरियड है वो काफी ज्यादा है, गैसेशन पीरियड ज्यादा है। फिर उसे पैसा कितने तरीके का चाहिए था, 3। शॉर्ट टर्म में बीज वगैरह खरीदने थे, मीडियम टर्म मशीन प्लांट ये सब कुछ खरीदना था, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने थे, फेंसेस वगैरह लगाने थे, और लॉन्ग टर्म जिसमें उसे जमीन या कोई परमानेंट काम करना था। फिर रूरल क्रेडिट के लिए दो बंदे आए, एक इंस्टीट्यूशनल और दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में मनी लैंडर, जमींदार, ये सारे लोग थे। मैं लिख देता हूँ, मनी लैंडर, जमींदार, विलेज ट्रेडर। इंस्टीट्यूशनल मेन टॉपिक था जिसके अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टाइमली पैसा देते हैं, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। फिर आपने पढ़ा कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गांव में पैसा पहुंचाने के लिए। फिर आपने पढ़ा जो बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आरआरबी और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की स्थापना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नाबार्ड, कोऑर्डिनेशन बैठाना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, मॉनिटरिंग करना प्रोजेक्ट्स की, ये सब कुछ था। बेटा फिर टॉपिक शुरू हुआ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग जिस दिन हार्वेस्टिंग हुआ उसके बाद के सारे काम, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सारे काम, स्टोरिंग वगैरह, वेयर हाउसिंग वगैरह, ठीक है। फिर रूरल मार्केटिंग में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया, तो बेटा गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट खोले। गवर्नमेंट ने क्या खोले, रेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे कमेटी बनाई गई ताकि फार्मर के साथ धोखाधड़ी ना हो। सरकार ने सब्सिडाइज रेट पे ट्रांसपोर्ट दिया ताकि फार्मर अपना सामान शहर ला सके जहाँ अच्छा प्राइस मिलेगा। सरकार ने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट के अलावा आपको वेयर हाउसिंग प्राइस दिया, वेयर हाउसिंग सस्ते में दिया ताकि आपको मजबूरी में आकर डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े। सरकार ने इंफॉर्मेशन बंटवाई, सरकार ने एमएसपी पॉलिसी लेकर आए, इंफॉर्मेशन का वितरण करवाया। भाई ये था लिंगरेज चैलेंजेस। फिर बीच में वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात आई थी, वो उज्वर सैंडी राइतू बाजारी वाली बात आई थी। फिर बात आई बेटा हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस की। इमर्जिंग चैलेंजेस में दो बातें थी, एक था आउटसाइड एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है। तो बेटा सबसे पहले आपने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में वो लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात थी, उसमें प्रॉब्लम थी वेटरनरी केयर कम है, अस्पताल कम है उनके, और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। दूसरा पढ़ा आपने इसके अंदर फिशरीज, पानी के आसपास पाया जाता है। फिर इनलैंड सोर्सेज होते हैं, मैरीन सोर्सेज होते हैं, नदियां वदियां इनलैंड सोर्स होते हैं, और मैरीन सोर्सेज समंदर, सी ओशियन, ये सब कुछ होते हैं। वहां दिक्कत क्या है, बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार को क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए, सस्ते में देना चाहिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सब कुछ बातें थी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, जिसमें फल फूल सब्जियां, ये सारी बातें थी। बहुत ज़्यादा कुछ काम का नहीं था, नॉर्मल 9-10 के नॉलेज को इस्तेमाल कर लेना। और चौथा स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को इनकरेज किया गया, जिसमें छोटे छोटे काम किए जाते थे लाइक डॉल मेकिंग, ये सारी चीज़ें, जिससे लोगों को रोजगार बढ़ेगा। डन। इन चारों पॉइंटों में ना एक कॉमन बात ये है, इन सब में आमतौर पर गाँव की वुमेन्स इन्वॉल्व हुआ करती थी। डन। फिर जो हमारा इमर्जिंग चैलेंजेस का दूसरा पार्ट था, ये तो अति इजी था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हासिल होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर में आपने सुन रखा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे, भाई नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं होगा, अच्छी बात है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, वातावरण अच्छा होगा क्योंकि इसमें नाइट्रेट और केमिकल वगैरह नहीं डले। तीसरा हेल्दी एंड टेस्टी फूड होगा। चौथा जो हमारी सॉइल की हेल्थ है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये एक इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, सस्ती टेक्नोलॉजी है गरीब फार्मर के लिए, जो उसके लिए एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर बोलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। हाँ, नुकसान था, देरी से लगेगा और कम प्रोडक्शन होगा, लेकिन फायदा ये था, फायदा क्या था कि भाई ज़्यादा प्राइस मिल जाएगा। भाई ये रहा रूरल मार्केटिंग, देख लो, रूरल डेवलपमेंट आपके सामने, इतना ही पढ़ा है आपने। बताओ क्या दिक्कत है इस चैप्टर में, क्या दिक्कत क्या है रे, इतना छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं है भाई। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, ऐसे 20-20, 30-30 मिनट में आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रखा हुआ। और मैं लगभग सारी बातें बोल रहा हूँ, आप एक बार ऐसे बुक से देख लेना, आपको सारी बातें सेम मिलेंगी, सब कुछ लगभग सेम मिलेगा। बताओ बच्चों, समझ में आया? हम अगली क्लास में कुछ और बड़े चैप्टर करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना,
एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मेरा नेक्स्ट टारगेट है, उसे करवाऊंगा। जब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहो। कैसी लगी ये क्लास प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक कर दो कम से कम अगर आप ये क्लास देख रहे हो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उन नलायकों के भी नंबर आ जाए, आप भी नलायक हो आपके भी नंबर आ जाए। और थैंक यू, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।